हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आज हम बात करने वाले हैं भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। मैं आपको चैप्टर वाइज सारे टॉपिक बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आपको 110% देखने को मिलता है। सही है, तो चलिए मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करता हूँ एनसीईआरटी से ही। जैसे कि आपका पहला चैप्टर होता है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पे जब आप टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जाते हैं तो जैसे कि आप टेबल देखते हैं, कभी कभी इस टेबल से आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि भाई आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन दिया जाता है और उससे जो है आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। सीबीएसई और सीयूटी में बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, फिर आगे हम बात करें तो आपकी आती है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स आपको सारी पढ़नी है, बट मेन जो कंसंट्रेशन टर्म्स है आपकी, जैसे कि मोल फ्रैक्शन है, सही है, मोलैरिटी है और मोलैलिटी है। ये तीन कंसंट्रेशन टर्म्स जो है आपको सबसे ज्यादा पढ़नी पड़ती है, जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी करने चाहिए। कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं बट कम चांसेस रहते हैं, बट इनका एप्लीकेशन होता है इस चैप्टर के अंदर। पूरे चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है, यूज है आपको देखने को जो मिलेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़े तो देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं सॉल्युबिलिटी पे, तो सॉल्युबिलिटी पे आपको देखिए, सॉल्युबिलिटी में हम पढ़ते हैं क्या, हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ यहाँ पे पढ़ते हैं। हेनरी लॉ के बारे में क्या, हेनरी लॉ क्या होता है, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या है और लिमिटेशन क्या है। एप्लीकेशन से बहुत क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई में पूछा जाता है, तो इस पे एक न्यूमेरिकल भी आपको करने चाहिए। और जो बेसिकली इसकी जो एप्लीकेशन दी गई है यहाँ पे एनसीईआरटी में, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़े तो फिर आता है जी आपका राउल्स लॉ। राउल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, जिससे आपको न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा। राउल्स लॉ पे ग्राफ आपको पता होना चाहिए। सही है, आपको एक रिलेशन भी पता होनी चाहिए वेपर फेस में, जब आप मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो इससे न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपका आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में आपको ग्राफ देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब हम आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का जो ग्राफ होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाने वाली चीजें हैं। अगर आप आगे चलोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक से दो न्यूमेरिकल आपको जरूर देखने को मिलेगा 110%। जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो गया, भाई आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में ये ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपका रिलेशन और उसके ऊपर न्यूमेरिकल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें केबी के बहुत सारे नाम है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस में कुछ भी बोल देते हैं वो। ठीक है, अगर आप आगे आओगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगेन ये ग्राफ जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन और इस पे न्यूमेरिकल। ठीक है, मतलब जो चारों आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। यहाँ से इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। आप यहाँ आओगे तो ये रिलेशन, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है सीबीएसई में, यहाँ पे सॉल्यूशन सेम होता है, यानी कि आइसोटोनिक के केसेस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक क्या होता है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव पे आपको 110% एक क्वेश्चन मिलेगा जरूर, एक से दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस बस सिंपल सा टॉपिक है, आप पढ़ लेना, बट कम पूछते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास पे आए तो देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें अब आने लग गए हैं वेंट ऑफ फैक्टर के हिसाब से। मतलब आपसे वेंट ऑफ फैक्टर डिफाइन कराएंगे, वेंट ऑफ फैक्टर को सॉल्व करना होगा, फिर आप उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ अरेंज करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आसान है। अगर हम अगले चैप्टर पे जाएं जो कि है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है,
केमिकल काइनेटिक्स भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा है ये रहा, सही है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको डैनियल सेल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। भाई डैनियल सेल आपका किस तरीके से काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। भाई डैनियल सेल के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। फिर आते हैं आप देखो ये जो 3 डायग्राम है, अभी रिसेंट में लास्ट ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। आपको ये कंडीशन दी जाएगी तो उससे रिलेटेड पूछा जाएगा कि ये सेल कैसे एक्ट करेगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस डैनियल सेल की तरह करेगा, नहीं करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह करेगा, या सेल रुक जाएगा, वो सब चीजें। तो आपको इन तीनों में से एक केस दिया जाएगा। ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, सही है, सीबीएसई में। अगर हम आगे चलें तो भाई आपका सेल रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए, सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा आपका जो ईएमएफ निकालते हैं सेल का, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, इस पे न्यूमेरिकल आपको पता होना चाहिए। छोटा सा मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई एक सेल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पे होता है, सही है। फिर आप बात करेंगे एसएचजी। एसएचजी में से देखिए कम क्वेश्चन है बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए एसएचजी होता क्या है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो यह आपको पता होना चाहिए। बाकी ये कैसे कैथोड और एनोड की तरह काम करता है, यहाँ से ज्यादा कुछ तो नहीं रहता है, बट आपको चीजें पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है नर्स्ट इक्वेशन, यानी 110% यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, जरूर 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 एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको डायरेक्ट जो है एक जनरल इक्वेशन याद रखनी है, कौन सी वाली भाई, देखिए जनरली तो इसके अंदर हमारी ये इक्वेशन लग जाती है, ये वाली, ई नॉट सेल माइनस 0.059 है ना, 0.059 डिवाइड बाय 2, ये इक्वेशन जो है हमारी जनरल इक्वेशन लगती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई आर और टी या एफ, टी का टेम्परेचर की वैल्यू दे देते हैं, है ना, तो टेम्परेचर की वैल्यू अगर चेंज कर देते हैं तो आपको चीजें चेंज करनी पड़ जाएंगी, अदरवाइज ये इक्वेशन से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट इक्वेशन को लिखना आना चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, लॉग पता होना चाहिए, लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, कई बार नहीं देते हैं बट अब तो वैसे सीबीएसई में वैल्यूज भी दे देते हैं तो वो इशू नहीं रहता, बट जैसे नीट वगैरह में तो वैल्यूज नहीं दी जाती, दैट क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल जरूर परफॉर्म करना है इसमें। दूसरा आपको ना ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे ये वाली जो टेबल है, ये टेबल आपको नहीं याद करनी है, ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, लेकिन इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको 3-4 वैल्यूज के साथ क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, रिड्यूसिंग पावर के, ऑक्सीडाइजिंग पावर के, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नेक्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन जरूर आता है, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल रहता है, आपको न्यूमेरिकल देखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल रहता है। फिर आता है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे आपको जो है सीधा आपको न्यूमेरिकल पे फोकस करना है क्योंकि न्यूमेरिकल ही अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो सब, अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो भाई कंडक्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, सेल कांस्टेंट क्या है, सही है, रेसिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, ये सारी टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज से हम कैसे जो है अननोन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, वो हमें देखना होता है यहाँ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपको जरूर करना है, एक न्यूमेरिकल जनरली इसमें पूछा जाता है जिसके अंदर सब कुछ ही निकलवा लेते हैं, वो सॉल्व करवा लेते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी हो गया, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो मोलर कंडक्टिविटी है ही, कंडक्टिविटी है, ठीक है, रेसिस्टेंस वगैरह हो गया, रेसिस्टिविटी का, ये सब चीजें। फिर आता है भाई वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इक्वेशन के बाद ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई कैसे वेरी करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में और वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, सही है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कैसे वेरी करता है,
इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस रहते हैं। फिर आता है आपका जो कोलोश लॉ पे भी न्यूमेरिकल आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये भी अक्सर क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ठीक है, ये ठीक है पूछ लेते हैं बट जरूरी नहीं, बट कोलोश लॉ पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपके फेराडे लॉ का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, इस पे न्यूमेरिकल आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल जरूर आता है इस पे। फिर आता है आपका भाई प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में देखिए बहुत सारी चीजें हैं आपको देखने को मिलेगी भाई इसमें, लेकिन आपको फोकस करना है पहला एक तो मोल्टन NaCl होता है, फिर एक एक्वस NaCl होता है। तो वो तो दो जरूर आपको पता होने चाहिए कि वो कैसे इलेक्ट्रोड और कैथोड पे काम कर रहे हैं। सही है। फिर आता है बैटरी। बैटरी से अगर देखिए जनरली क्वेश्चंस में आपको दो तीन चीजें ही पता जरूर होनी चाहिए भाई, एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, क्या इलेक्ट्रोलाइट है, ये तीन चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए। दूसरा उसका यूज क्या है, बस यही आपको पता होना चाहिए। तीन चार चीजें आपको बैटरीज में ध्यान रखनी है, हर बैटरीज की तीन चार चीजें यही पता होनी चाहिए, एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा, और क्या यूज रहता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फ्यूल सेल्स है। फ्यूल सेल्स हर साल आता है, फ्यूल सेल्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भाई क्योंकि ये अपोलो प्रोग्राम में यूज किया गया था, इसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बना वो एज ए वाटर बना, जो यूज होता है, कंज्यूम किया एस्ट्रोनॉट जो भी एप्पल अपोलो स्पेस प्रोग्राम में गए थे, एप्पल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जो एस्ट्रोनॉट गए थे उन्होंने उसी वाटर को कंज्यूम किया। सही है, तो ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है फ्यूल सेल्स। तो फ्यूल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी, और आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए, कैथोड पे एनोड पे इलेक्ट्रोलाइट पता होना चाहिए, और ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आते हैं कोरोजन पे। तो देखिए कोरोजन कम पूछा जाता है बट ठीक है आपको पढ़ना है कि वही अगेन रिएक्शंस कैसे हो रही है। तो देखना है क्या होता है बेसिकली, ये जो रस्टिंग होती है कोरोजन के अंदर, जो रस्टिंग हम पढ़ते हैं आयरन के केस में, वो भी एक सेल की तरह ही काम करता है, वहां भी एक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली इक्वेशंस को ध्यान रखना है, ओवरऑल रिएक्शंस को ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए, अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स में आप जब पढ़ते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आप देखिए पहले आपको रेट लॉ पता होना चाहिए। सही है भाई, रेट लॉ क्या होता है, तो रेट ऑफ क्या बोलते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ के थ्रू आपको पता होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको मतलब समझ में आना चाहिए, हालांकि ग्राफ का वाला क्वेश्चन कम कम पूछा जाता है, बट अगर आप आगे आओगे तो इंस्टेंटेनियस से क्वेश्चन रहता है फिर भी। ठीक है, आपको लिखना आना चाहिए रेट इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो आगे बढ़ते हैं भाई, तो देखो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है रेट कांस्टेंट, भाई रेट एक्सप्रेशन जो रेट इक्वेशन लिखते हैं हम, है ना, तो वो और उसके अंदर जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट के क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं। सही है, इसमें जो इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन है इसके तीन चार क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन 100% हमेशा आता है पेपर में, तो आपको चारों पांचों क्वेश्चन कर लेने चाहिए। सॉरी। फिर आता है हमारा ऑर्डर, क्या होता है भाई, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर से रिलेटेड एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ये है रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो यूनिट से भी क्वेश्चंस रहता है, आपको पहचानना होता है भाई, आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी, उससे पूछा जाएगा कि भाई कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर अगर हम जाए मॉलिकुलैरिटी पे, तो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो मॉलिकुलैरिटी ऑर्डर के केस में कम है अभी। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इंटीग्रेटेड, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको पढ़ना है पूरा, भाई क्या इसका ड्राइव किया गया है, प्लस ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इक्वेशन से ग्राफ को कैसे बनाते हैं। ठीक है, सॉरी। तो देखिए बेसिकली क्या है, इसको हम
स्लोप की इक्वेशन लगा के कर सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c से, तो वहां से इसको हम ड्राइव कर सकते हैं। फिर आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी पूरा जो रेट की इक्वेशन कांस्टेंट हम निकालते हैं, वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से ड्राइव हुई है। अगेन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल लॉग वाला और जब लॉग बेस 10 लेते हैं उसके साथ वाला, सही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ देखें तो आपको गैस के केसेस के अंदर भी ये क्वेश्चंस पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर पे, सही है। अगर यहाँ पे देखें तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ भी पूरा पता होना चाहिए आपको। हाफ लाइफ तो देखो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर दोनों का ही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, और उसका हाफ लाइफ न्यूमेरिकल 100%। कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछेगा वो तुमसे, ठीक है। फिर जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ दिस तो फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन, तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करने हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देखोगे ये इसी साल आया है एग्जाम के अंदर, है ना। कंपार्टमेंट के पेपर देखोगे तो वहां पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं कंपार्टमेंट की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि भाई आपकी है, बट मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर अभी जो 2024 में आए हुए हैं, सही है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया आपका, और सूडो फर्स्ट ऑर्डर भाई क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर का। ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन भी इस बार आया है। चला गया भाई। चलिए तो फिर आता है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अरेनियस इक्वेशन बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्या है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सब क्या होता है भाई। ये दो ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये वाला कर्व, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है शो करता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे, ये आपको पता होना चाहिए कैसे काम कर रहा है। बेसिकली ग्राफ बहुत इसके अंदर है, ठीक है। आपको इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस इक्वेशंस पे न्यूमेरिकल करने हैं, जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो। तो ये आपको न्यूमेरिकल परफॉर्म करने चाहिए, मतलब करने चाहिए आपको प्रैक्टिस। फिर आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है, ग्राफ पढ़ लो बहुत है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ हो गया आपका। फिर कैटलिस्ट को ऐड करने से क्या क्या फर्क आता है, किस चीजों पे चेंज होता है, किस पे नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कोलिजन थ्योरी अगर हम रिएक्शन पे देखें तो कोलिजन थ्योरी की आपको बेसिकली इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं। जैसे जेड ए बी है तो वो क्या है, ई ए है तो वो क्या है, आर टी, ये सब क्या है, ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये बेसिकली बस इतना ही क्वेश्चन हमारा रहता है, ठीक है। फिर आता है जो हम इसमें दो टाइप के बैरियर को पढ़ते हैं, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। तो ये उसके बारे में, जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज में, जैसे कि मैंने आपको बताया इनिशियल लेट मेथड, तो देखिए इनिशियल लेट मेथड पे एक क्वेश्चन जैसे आपको फिफ्थ मिल जाएगा, है ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर पे 10, 11, 12, ये तीन क्वेश्चन कर लो और आप कर सकते हो 15। भाई तीन, ये तीन तो जरूर कर लो, क्योंकि इन तीन में से एक क्वेश्चन या फिर इनके डाटा को चेंज करके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका बनता है भाई केमिकल काइनेटिक्स से, सही है। ये टॉपिक तो ऐसे हैं भैया जो आपको जरूर करने चाहिए। अगर हम आए अब इस पे डी एंड एफ ब्लॉक पे आए, तो देखिए डी एंड एफ ब्लॉक पे अगर हम आते हैं तो डी एंड एफ ब्लॉक में भाई देखो सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल वाली पता होनी चाहिए डी ब्लॉक की। एक नंबर का पूछा जाने वाला हमेशा का सवाल इनका। फिर फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट सीरीज आप बिल्कुल दिमाग में रट्टू तोते की तरह पढ़ लो, ठीक है। आपको नंबर इलेक्ट्रॉन के पता होने चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एक्सपेंडेड कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए उसकी, और शॉर्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन भी, सही है। तो ये आपको पढ़ना है। फर्स्ट सीरीज तो भाई आपको जो है ना पूरा अच्छे से पता होनी चाहिए। एक्सपेंडेड कॉन्फ़िगरेशन कैसे कह रहा हूं भाई, बिल्कुल मतलब खोल दो आप उस कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 है ना 2p6 इस तरीके से। और आपको वैसे भी पता होनी चाहिए जब हम नोबल गैस के हिसाब से करते हैं, सही है। सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज पता होनी चाहिए, बट फर्स्ट सीरीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि फर्स्ट सीरीज में ही वो क्वेश्चन भी बनते हैं दो, आपने देखे होंगे कॉपर और क्रोमियम का, सही है, कि भाई इनकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऐसा क्यों है। तो वो क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ पे। फिर आते हैं भाई हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे।
देखो ये टेबल वेबल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे कुछ नहीं आएगा, ये टॉपिक चैप्टर तो सीबीएसई वालों ने हटा रखा है। अब आते हैं ग्राफ पे। जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाओगे, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स में जाओगे, तो देखो ये पहला ग्राफ पड़ता है। इस ग्राफ के अंदर जो भी ट्रेंड चल रहा है उस पे क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा देखो मैग्नीज पे आता है क्वेश्चन और टीसी पे। देखो जैसे क्रोमियम के बाद मैग्नीज में डिप आया, एमओ के बाद टीसी पे डिप आया, ये डिप क्यों आया, बस ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, फिर राइज भी हो रहा है, अब ये राइज क्यों हो रहा है, ठीक है, फिर उसका डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली ये ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं आपके एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको फोकस करने हैं। ठीक है, के बाद इस ग्राफ को भी फोकस करना है जिसपे आपको एंथैल्पी चेंज दिखाई गई है एटोमाइजेशन की। सही है, तो ये आपको पढ़ना है। फिर वेरिएशन पढ़ना है एटॉमिक रेडियस का। भाई एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन है जिसमें हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन सॉरी पढ़ते हैं। यहाँ पे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन जो पढ़ते हैं, फिर उससे रेडियस के अंदर कैसे वेरी करता है ये आपको पता होना चाहिए। सही है, तो बेसिकली ये इसको कंबाइन करके इन्होंने बताया है। हालांकि ये चैप्टर आप थोड़ा सा अजीब सा रहता है बट समझ जाओगे आप, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ोगे और आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे मेरी वाली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक पड़ता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता होना चाहिए और किस किस एलिमेंट के लिए कैसे कैसे ये काम करती है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है, वो क्यों है। सही है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का अगर मैं बोलूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस टेबल को आपको अच्छे से समझना है, इस टेबल के बारे में जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक से 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सही है, तो जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं तो भाई देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है, भाई ये डी ब्लॉक के एलिमेंट इतनी वेरिएशन क्यों शो करते हैं, मैग्नीज +7 कब बनाता है, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको जो करना है। फिर आते हैं ट्रेंड M2+, ये ऑक्सीडेशन से ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बट कम पूछे जाते हैं, आपको ऑक्सीडेशन को अच्छे से पढ़ना है। सही है, फिर ट्रेंड देख लेना है। स्टेबिलिटी पे आते हैं ऑक्सीडेशन की, भाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करता है, भाई ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। सही है, फिर आगे बढ़े तो भाई केमिकल रिएक्टिविटी, इसमें तो कुछ नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन शो करता है, सही है, तो आपको ना कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आएगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो आपसे म्यू भी निकलवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो पूछेंगे कि भाई क्या ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है या नहीं, है ना, इसका एटॉमिक नंबर ये है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल को कर सकते हो, आपको एटॉमिक नंबर दे देंगे और पूछेंगे कि क्या इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट है या नहीं है। सही है, इस तरीके से क्या इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको इक्वेशन यूनिट पता होनी चाहिए और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या होता है वो सब पता होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन देखें तो यहाँ से भी क्वेश्चन रहते हैं कि भाई कौन सा कंपाउंड कौन से कलर को शो करता है, बट इतना सारा डाटा आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट कलर क्यों होता है ये आपको क्वेश्चन होता है, ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली कलर क्यों प्रोड्यूस होता है वो पूछा जाता है, ना कि ये सब कलर पूछ लेंगे आपसे। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये अगला चैप्टर है जो कि आपका पूरा इसी के ऊपर ही है। फिर आता है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, भाई ये कैटलिस्ट प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो आपको यहाँ पे ना एग्जाम्पल पता होने चाहिए कौन कौन से कैटलिस्ट कहाँ पे पता मतलब शो करते हैं, बट कम रहता है क्वेश्चन। फिर आए एलॉय फॉर्मेशन, ये सब तो हम जनरल हैं यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं। फिर आते हैं ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो आयंस, यहाँ पे आते हैं तो भाई यहाँ से दो चीजें हम पढ़ते हैं, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों की प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिकली आयनिक रिएक्शन है, जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में भी बताता हूँ, ये आयनिक रिएक्शन है सारी। ठीक है, तो KMnO4 की प्रिपरेशन की और K2Cr2 की फॉर्मेशन की, तो इनके प्रिपरेशन की आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। प्लस एसिडिक न्यूट्रल जब एनवायरमेंट होगा, सॉल्यूशन होगा, उसमें ये कैसे रिएक्ट करेंगे वो आपको पता होनी चाहिए। प्लस इनकी शेप आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए।
इस चैप्टर के अंदर ये पॉइंट है। फिर अगर एफ ब्लॉक पे आए तो देखिए एफ ब्लॉक में इस साल अगर आप देखोगे या अभी जो सैंपल क्वेश्चन पेपर भी रिलीज हुआ है या लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपका एक नंबर की वही जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा। रेडियस कैसे यहाँ पे वेरी करता है, भाई रेडियस तो वही लेंथ यूनिट कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है जैसे हमारा डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो वो आपको पता होने चाहिए क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बनते हुए दिखे हैं, यहाँ पे इस टॉपिक से, इस वाले पैराग्राफ से इस लास्ट ईयर अभी क्वेश्चंस आए हैं। सही है, जो 2024 वाला एग्जाम था। तो ये आपको ना बेसिकली यहीं से ही टॉपिक उठाया था, ये सी का क्वेश्चन आया हुआ था बेसिकली सेरियम का। यहाँ पे जो अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया गया है सीबीएसई के द्वारा, उसमें यहाँ से क्वेश्चन दिया है उन्होंने। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। फिर आते हैं यहाँ पे, भाई आपकी जो रिएक्शंस है वो किस तरीके से परफॉर्म होती है, केमिकल रिएक्शन, वो मिस मेटल क्या होता है, ये सब तो बहुत ही कम रहता है। फिर आते हैं हम एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स पे इतना कुछ खास नहीं है, पढ़ सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि एक्टिनोइड्स में ज़्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा स्टडी है भी नहीं। फिर एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आपको ना ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, करेक्ट। बेसिकली एफ ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लेंथेनाइड के अंदर तो ये जो सारी चीजें आपको कवर करनी है। ठीक है, तो बेसिकली यही है इसके अंदर डी ब्लॉक के अंदर आई थिंक। अगर हम आगे चलें तो भाई देखो आगे हमारा आता है चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हम देखें तो देखो भी पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको। वर्नर के जो जो क्या बोलते हैं पोस्टुलेट हैं, वो मतलब कि जो भी पॉइंट्स उन्होंने बताए वो सब आपको पता होने चाहिए। सही है, खैर अब आते हैं यहाँ पे कोई डिफरेंस। ये जो डेफिनेशन है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहाँ से आपको कोई ना कोई टर्म्स देखने को मिलती है। सही है, उसके बाद लिगेंड्स। लिगेंड्स का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ लिगेंड से क्वेश्चन बनते हैं आपको। ठीक है, टाइप ऑफ लिगेंड डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, किसी की डेफिनेशन भी पूछ लेंगे। एग्जाम्पल और जो डायग्राम यहाँ पे सब दिए हुए हैं रिएक्शंस के, वो सब आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। फिर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है ये सब तो पता ही होगा आपको। ये सब जो आपकी जो बेसिकली जो शेप है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि जब आप नोमेनक्लेचर करते हैं तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। सही है, होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक क्या होता है, बेसिकली जो एग्जांपल्स है ना जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि भाई जैसे अगर मैं इधर आऊं ना लिगेंड्स के टॉपिक में, तो एम्बिडेंट लिगेंड है तो वो कौन से होते हैं और उनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। पॉलीडेंटेट कौन से हैं, डाइडेंटेट कौन से हैं, है ना, वो सब चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नोमेनक्लेचर में जैसे कि ये तो कोई नहीं पूछेगा पोस्टुलेट, आपको नोमेनक्लेचर बेसिकली नेमिंग लिखना आना चाहिए। ठीक है, नेमिंग पे एक क्वेश्चन 110% आएगा। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपके पास नाम होगा फॉर्मूला पूछेगा, या फॉर्मूला होगा नाम पूछेगा। तो फॉर्मूले से नाम वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, रिवर्स वाले क्वेश्चंस कम पूछते हैं, बट 110% क्वेश्चंस जरूर आएगा। ध्यान रखना, ये लिख के ले लो। फिर आता है हमारा आइसोमर। भाई आइसोमर से भी एक क्वेश्चन 110% होता है। दो टाइप के होते हैं, स्टीरियो आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो दोनों जो भी आप आइसोमर पढ़ते हैं विद एग्जाम्पल आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ध्यान रखना, विद एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सिस और ट्रांस वगैरह, डेक्स्ट्रो लिवो, ये सब आपको पता होनी चाहिए। सही है, एग्जाम्पल जरूर करने। बुक आप एनसीईआरटी करोगे बहुत सफिशियंट है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। ठीक है, ज्यादा और आगे जाना है तो आप सपोर्ट मटेरियल आता है सीबीएसई वाला, ठीक है, गूगल से डाउनलोड कर लो। वो वहां से असर्शन रीजन, बहुत सारे क्वेश्चन है उसके अंदर, असर्शन रीजन, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वो आप कर सकते हो। 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन उसके अंदर भर के हैं। ठीक है, फिर आते हैं आइसोमेरिज्म में। देखिए ये सब जितने भी आइसोमेरिज्म के टाइप हैं, इनके जो एग्जाम्पल हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं इस स्टेटमेंट को, वो आपको पता होने चाहिए।
फिर अगर हम आए बॉन्डिंग, तो देखो यहाँ पे वीबीटी पे क्वेश्चन भाई 100% होगा, 110% वीबीटी से क्वेश्चन होता है, वो भी 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वहां पे ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, 5 नंबर 4 नंबर का, जहां पे भी वो मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन होगा वहां ये आपको देखने को मिलेगा। सही है, तो आप उसमें कुछ नहीं होता, इसमें ना आपको एक जो है बेसिकली आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे देंगे, जैसे COF6 दे दिया तो पूछेंगे COF6 के बारे में बताओ कि क्या ये आउटर कॉम्प्लेक्स है, इनर कॉम्प्लेक्स है, क्या ये मैग्नेटिक कैरेक्टर रखता है या नहीं रखता है, क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन है और क्या इसकी शेप है। ये 4 क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं और 110% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो वहां इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल जो इन्होंने यहाँ दिए हैं ये तो आपको करने ही करने हैं, इसके अलावा भी आपको करने हैं। सही है, फिर आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको समझना है कि भाई जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा ही होगा, तो वो चीजें आपको सब समझनी है। लिमिटेशन पता होनी चाहिए वीबीटी की क्या है। फिर आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक CFT। CFT कैसे काम करता है, तो CFT टेट्राहेड्रल के लिए और CFT ऑक्टाहेड्रल के लिए, दोनों के लिए आपको ये डायग्राम पता होनी चाहिए। सही है, ये डायग्राम में जो वैल्यूज हैं, क्या जो डिफरेंस है आपका एनर्जी चेंज का, वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता होनी चाहिए और आपको लिगेंड्स पता होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड क्या होते हैं, क्योंकि बेसिकली जब आपको ये सब पता होगा तभी आप जो है ये बता पाएंगे कि वो इनर कॉम्प्लेक्स होगा या फिर वो आउटर कॉम्प्लेक्स होगा। सही है, तो बेसिकली ये है आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हम जाएं CFT में आगे जाएं तो भाई कलर्स जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो क्या रीजन है बेसिकली, तो जिसमें हम डी ट्रांजिशन इसको हम पढ़ते हैं, तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ से लिमिटेशन पता होनी चाहिए CFT की। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिक, ठीक है, पता होना चाहिए ये सब क्या है, बस इतना कोई खास इसमें से पूछा नहीं जाता। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको जो है ना 2-3 चीजें पता होनी चाहिए, वीबीटी का क्वेश्चन करना है, CFT पे क्वेश्चन करना है और आपको करना है किस पे, नोमेनक्लेचर पे। अगर हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करें तो ऑर्गेनिक में जैसे कि अगर आपका आता है हेलो एल्केन, तो भाई देखो हेलो एल्केन में जब जाओगे तो ये सब पता होना चाहिए, ये तो सब आपको पता ही होगा, टाइप वाइप। ठीक है, कई बार सॉरी हेलाइलिक हेलाइट से रहता है क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे आओगे विनाइलिक, और विनाइलिक हेलाइट से क्वेश्चन रहता है। नोमेनक्लेचर तो ये आप एज एक्सपेक्टेड भाई, ये नोमेनक्लेचर तो सबको पता होनी चाहिए तभी आप ऑर्गेनिक को कर सकते हैं। सही है ना, तो ये तो करते हैं। आइसोमेरिज्म आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, चेन और पोजीशन आइसोमर पता होने चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इस टेबल से क्वेश्चन आता है जरूर। सही है, इस बार सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो वहां भी यहाँ से क्वेश्चंस रखा गया है एक, अगर CBSE वाला देखोगे तो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगेन आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता होने चाहिए। यहाँ पे जो एल्कीन जो इम्पोर्टेंट है आपके, बेसिकली एल्कीन वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है हेलोजन एक्सचेंज, आपको ये सब पता होना चाहिए। भाई फ्लोरीन यहाँ पे कैसे रिएक्शन करता है, स्वार्ट्स जो बेसिकली नेमिंग रिएक्शन है वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये आपको पता होना चाहिए। सैंडमेयर्स, मैंने बोला नेमिंग रिएक्शन जहां दिख जाए भैया वो तो उठा के आप बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे HBr की रिएक्शन यहाँ पे ऊपर दी गई होगी, वहां पे मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल कैसे काम कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आए फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी से हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, जनरली बॉइलिंग पॉइंट पे मिलता है। तो ये इस बार के सैंपल क्वेश्चन पेपर पे भी वो क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे काम करता है, कैसे वेरी करता है, वो सब इसमें रहता है। फिर अगर हम देखें सॉल्युबिलिटी क्या है वो सब पता होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का,
वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस चैप्टर का 110% पूछे जाने वाला सवाल है। इसमें दो चीजें पढ़ते हैं, SN1 एंड SN2। ये आपको विद रिएक्शन एग्जाम्पल पता होना चाहिए। जैसे ये SN2 है तो पूरी रिएक्शन कैसे हो रही है। यहाँ पे कुछ और कंपाउंड भी वो आपको देके ये पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपका SN1 है और ऐसे ही आपका SN2 सॉरी वो SN1 SN2 था, ये SN1 है, ठीक है। SN1 में दो हमारी जो रिएक्शन होती है वो दो स्टेप में होती है, ठीक है। तो रेट अब यहाँ पे ये कैसे काम करते हैं, 3 डिग्री के लिए अच्छा होता है, 2 डिग्री के लिए कौन अच्छा होता है, 1 डिग्री के लिए कौन अच्छा होता है, ठीक है। जो कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है वो कैसा है, तो उससे ढेरों क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है यहाँ पे स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, जो हम इसके लिए पढ़ते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन, ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशंस आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। आपको एग्जाम्पल भी दे देंगे कि पूछेंगे कायरल है या कायरल है, ठीक है। जैसे एक कंपाउंड दे दिया, पूछा कायरल है या कायरल है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं तो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो हर लगभग कुछ चैप्टर्स में यूज भी होता है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो एक्सपेक्ट हम पढ़ते हैं, ये SN1 और SN2 में कैसे काम करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड रिएक्शन आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगी, जो आपको पढ़नी है। वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई। फिर मतलब जो भी आपकी नेमिंग रिएक्शन है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर हेलोरीन में भी देखो आपको बहुत सारी रिएक्शंस करनी है केमिकल, जो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, सही है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे काम करता है वो सब आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये आपको समझना है, वो करना है। ये रेजोनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मेटा ऑर्थो पे पैरा बनते हैं, अब मेजर ये प्रोडक्ट मेजर क्यों बन रहा है, वो माइनर क्यों बन रहा है, ये सब रीजन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे तो और कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली आपका हेलो एल्केन। फिर अगर हम आए किस पे भाई, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पे, तो अगेन स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन में आपको विनाइल और एलाइलिक वाला पता होना चाहिए भाई, कौन कौन से होते हैं। क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर तो एज एक्सपेक्टेड आप पता ही रखेंगे। स्ट्रक्चर से आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके एंगल में क्या क्या चेंज है और वो क्यों है, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर वगैरह का यहाँ पे रीजन रहता है। फिर प्रिपरेशन आपको पढ़नी है भाई, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म जहाँ दिख जाए भाई, मैकेनिज्म भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अभी जैसे मार्कोनी रूल के बेसिस पे रहेगा, तो वो सब आपको पढ़ना है। हाइड्रोबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में भी जाओगे तो वहां भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि पूछा जाता है, ठीक है। फिर कार्बोनिल कंपाउंड हो गए, उनके थ्रू कैसे है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट हो रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। ये देखिए ग्रिग्नार्ड की आ गई रिएक्शन, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड तो इम्पोर्टेंट है ही। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल आप जाओगे तो वो पढ़ोगे, इसमें डायजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट भी आपको लगभग हर चैप्टर में देखने को मिलता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगेन जैसे कि मैंने बताया, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन रहता है, या फिर सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन रहता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सब का रीजन रहता है, तो वो आपको विद डायग्राम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर आए केमिकल रिएक्शन में, तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, किस तरीके से एक्ट कर रहा है वो पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट अल्कोहल इस चैप्टर का अगर मैं बताऊं, जैसे कि मैं हर बार बता रहा हूँ, एसिडिटी एक ऐसा टॉपिक है जहां से 110% क्वेश्चन रहेगा। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल कैसे काम कर रही है, वाटर के साथ ज्यादा है, वाटर से कम है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, कौन सा अल्कोहल ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है, एग्जाम्पल देके भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर फिनॉल के केस में भी एसिडिटी पूछ सकते हैं, फिर फिनॉल का पूछ सकते हैं कि फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा है या फिनॉल वाटर से ज्यादा है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। 110% आपको यहाँ पे से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कौन ज्यादा एसिडिक है और वो क्यों है, सारे रीजन। फिर पी के ए की वैल्यू पे भी क्वेश्चन रहता है भाई, देखो ये वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं याद करनी है आपको,
वो वैल्यूज के साथ क्वेश्चन में ये मतलब कंपाउंड देगा, वैल्यू देगा और आपसे पूछेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो पी के जो होता है माइनस लॉग ऑफ के होता है, तो उसके बेसिस पे हम इसको अरेंज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हो। ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। फिर आते हैं भाई केमिकल रिएक्शन में, भाई क्लीवेज है, ठीक है ना, तो डिहाइड्रेशन वगैरह ये रिएक्शन आपको पढ़ना है। अगेन देखिए मैकेनिज्म आ गया डिहाइड्रेशन में, तो ये आपको पढ़ना है, सही है। फिर अगर हम देखें तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल में रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, नाइट्रेशन की, इलेक्ट्रोफिलिक जितनी भी रिएक्शन है वो आपको पढ़नी है। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है कोल्बे डीमन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको बिल्कुल दिमाग में सेट होनी चाहिए कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर इनकी तो इम्पोर्टेंस आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये आ गया आपका, ठीक है, हेलोजिनेशन आ गया। हेलोजिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, वही माइनर मेजर प्रोडक्ट क्यों है ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ईथर है आई थिंक ये, तो ईथर में भी आपको जो है ना बेसिकली प्रिपरेशन वगैरह और प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, सही है। और केमिकल रिएक्शन किस तरीके से काम कर रही है ये सब। अगर हम इस अगले चैप्टर पे जाएं तो देखिए एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा चैप्टर है और आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ये। तो अगर हम सब कुछ हटा हुटू के बात करें तो भाई स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए इसके अंदर, ओजोनोलिसिस एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं, रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि स्टीफन रिएक्शन है, ईटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन तो आपको सारी करनी है यहाँ पे। ठीक है, प्रिपरेशन पे जाएंगे तो प्रिपरेशन में आपको ये सारी रिएक्शंस पता होनी चाहिए। यहाँ पे भी अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी से टॉपिक आपको पूछा जाता है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आओगे तो न्यूक्लियोफिलिक पे मैकेनिज्म आपको पूछा जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, HCN वगैरह से जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करा रहे हैं वो सब, तो बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है यहाँ पे। अगर हम देखें अमोनिया से रिएक्शन है, ठीक है। फिर रिडक्शन आते हैं, रिडक्शन पे आपको वुल्फ किश्नर रिएक्शन रिडक्शन दिखता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अब आते हैं टोलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक टेस्ट जरूर एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, तो दो तो ये आगे आते हैं, एक आयोडीन का, एक आयोडीन का टेस्ट आता है आगे शायद। तो बेसिकली कोई ना कोई टेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अगर हम रिएक्शन विद द अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन से अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे कीटो और इनोल वगैरह जो फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। एल्डोल रिएक्शन, बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ वाली और क्रॉस वाली दोनों पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्रॉस का क्वेश्चन जनरली पेपर में आता है, ये इसके अलावा और भी कंपाउंड हो सकते हैं, एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैनिजारो रिएक्शन तो भाई इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। फिर आ गया यूज, अब आता है कार्बोक्सिलिक में। अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक में कैसे ये ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस है, वो सब चीजें हैं, रिडक्शन है, ये तो रिपीटेड ही है, एल्काइल बेंजीन ये ठीक है। फिर नाइट्राइल अमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया फिर से। एसाइल हैलाइड एनहाइड्राइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ईस्टर के साथ क्या कैसे होता है फॉर्मेशन इसका। फिजिकल प्रॉपर्टीज, डाइमर, डाइमर पे क्वेश्चन आया हुआ है ना। वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी कैसे है, तो ये बेसिकली जो डायग्राम आप देख रहे हैं यही सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिटी पे बात करें तो एसिडिटी कैसे है भाई, ठीक है, क्यों है एसिडिक, ठीक है, औरों से कैसे ज्यादा एसिडिक है भाई, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। अगेन देखिए यहाँ पे पीके के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ भी बनते हैं। इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे एसिडिटी पे इम्पैक्ट करते हैं, ये सब क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। देखिए ये वाले जो ऑर्डर आप देखोगे तो यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड एस्टरिफिकेशन, ये तो बेसिक सी रिएक्शन है जो आप कर ही लोगे, ये सब बेसिक हैं, ठीक है। फिर आते हैं
भाई हेलोजिनेशन आपको पता होनी चाहिए, रिंग सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, बस यूज वगैरह तो कम ही पूछते हैं। फिर अगर हम अमाइंस हैं, अमाइंस छोटा सा चैप्टर है पर देखिए छोटा है और इसको कर लेना चाहिए। तो अमाइंस में आपको बेसिकली स्ट्रक्चर से क्वेश्चन रहता है, फिर क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, नोमेनक्लेचर इसके अंदर जरूर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर हम आगे आए तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, तो नाइट्रो कंपाउंड से, अमोनोलिसिस से, जैसे कि अगर अब इस बार का सैंपल क्वेश्चन पेपर जैसे कि मैं बता रहा हूँ सीबीएसई ने जो रिलीज किया उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं रिडक्शन, रिडक्शन है नाइट्राइल, ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये रिएक्शन बिल्कुल दिमाग में छाप लेना जैसे भी ये रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, अब देखो इनमें रिएक्शंस में क्या है, किस में कार्बन बढ़ रहा है किस में घट रहा है ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगेन वही सब पॉइंट, भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं तो वो है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। जो अमाइंस है बेसिकली बेसिक कैरेक्टर क्यों रखता है और एनिलीन का ज्यादा है या कम है, ये सब चीजें हो गई। पीके की वैल्यू यहाँ पे फिर से पीके बी, सॉरी पीके नहीं पीके बी और के बी की वैल्यू के साथ यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर एल्का अमाइन वर्सेस अमोनिया, यहाँ पे आप रिलेशन देखोगे कि भाई अमोनिया ज्यादा बेसिक है या एल्केन अमाइन बेसिक है। ठीक है, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इस टाइप से रिएक्शंस, मतलब कि आपको यहाँ पे ग्राफ देखने को मिलता है। फिर एनिसोल के साथ भी देख सकते हो, है ना, एराइलामाइन और अमोनिया इनके साथ आप देखते हो। ठीक है, फिर एल्काइलेशन एसाइलेशन, तो भाई ये तो फिर चल ही रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर आते हैं कार्बाइलामाइन, ठीक है, ये रहा आइसोसाइनेट टेस्ट, ये रहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, फेलिंग टोलेंस और आइसोसाइनेट, एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। हिंसबर्ग रिएजेंट पे क्वेश्चन रहेगा, अभी सैंपल क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन रहा है इससे ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पढ़नी है। फिर आता है नाइट्रेशन, भाई नाइट्रेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि देखो नाइट्रेशन के अंदर ना एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है मेटा वाला, कि भाई ये मेटा प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर क्यों बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं भाई डायजोनियम सॉल्ट पे, तो डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। डायजोनियम सॉल्ट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, फिजिकल और केमिकल, ये आपको पता होना चाहिए। सही है, तो बेसिकली ये था हमारा अमाइंस का चैप्टर। अगर हम जाए लास्ट चैप्टर पे जो कि है हमारा कौन सा, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम बायोमोलिक्यूल्स पे जाएं तो देखो बायोमोलिक्यूल्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कार्बोहाइड्रेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन वगैरह एग्जाम्पल, फिर आपको जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज की प्रिपरेशन के पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये जो प्रिपरेशन के पॉइंट्स हैं, जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, सॉरी प्रिपरेशन पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर के जो पॉइंट्स हैं जो इसको वेरीफाई करते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ये पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है और आपसे मतलब इंडिविजुअल पॉइंट के बारे में पूछ सकता है। जैसे एग्जांपल दूं तो भाई जैसे कि हाइड्रोक्साइलामाइन से ऑक्साइन बनता है और हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्राइन बनता है, तो ये प्रूफ करता है कि भाई ये इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई स्टेटमेंट करो कि भाई ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, ये कैसे पता चलेगा, तो आपको ये पॉइंट लिखना है, इसके बारे में लिखना है। तो स्ट्रक्चर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 6 के 6 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, क्या रेफरेंस लेके इन्होंने बनाया है। ठीक है, डी और एल वगैरह दोनों स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ग्लूकोज आपको, अगर आपको ग्लूकोज पता रहेगा तो आप जो है इसकी आप फ्रक्टोज भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज की हेवर्थ प्रोजेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। भाई ज्यादातर इस चैप्टर में डी ग्लूकोज पे ही काम किया गया है ना, एल पे नहीं है। ग्लूकोज आप समझ सकते हो तो फ्रक्टोज भी काम समझ में आ जाएगा, फ्रक्टोज में कीटोन है, वहां पे हमारा एल्डिहाइड होता है। ठीक है, फिर डाइसेक्राइड्स पे आए तो देखिए सुक्रोज आपको पता होना चाहिए पूरा, सुक्रोज के अंदर क्या है, सुक्रोज की ये कैसे बनता है, बट ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो लिंकेज हो रहा है ये किस किस कार्बन के बीच में होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो सुक्रोज का भी फिर भी तुम ये कर लेना, बट
जैसे कि माल्टोज है तो माल्टोज की इतनी जरूरत नहीं है, बट ये जो लिंकेज हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है लैक्टोज, लैक्टोज में भी ऐसे ही एक पता होना चाहिए। पॉलीसेक्राइड्स में अगर आप देखोगे तो स्टार्च हो गया आपका, ठीक है, स्टार्च हो गया, सेलुलोस हो गया, ये सब आपको पता होने चाहिए। अभी सेलुलोस सैंपल क्वेश्चन पेपर में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है सेलुलोस के ऊपर। ठीक है, तो मतलब किस टाइप की लिंकेज इसके अंदर है, कौन से ग्लूकोज के बीच में लिंकेज है। ग्लाइकोजन इतना कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, इंपोर्टेंस भी ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हम प्रोटीन पे जाएं, प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स पे अगर हम जाएं तो अमाइनो एसिड्स पे देखो बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। ये सब आपको सब नहीं रट सकते भाई, कितना याद करोगे आप। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स पे जाएंगे तो जीटर आयन पे आपको पता होना चाहिए चीजें। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पता होना चाहिए, ठीक है, क्या लिंकेज हो रही है, डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड, ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, प्रोटीन के टाइप पता होने चाहिए, ये दोनों जो टाइप हैं ये बेसिकली आपके बेसिस ऑफ द मोलिकुलर शेप है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब तो कोई नहीं पूछेगा आपसे क्योंकि आप केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हो। ये भी नहीं है। ठीक है, एंजाइम में आओगे तो एंजाइम आपको पता होना चाहिए भाई एंजाइम क्या होता है, कैसे काम करता है। फिर वाइटामिन्स पे अगर हम आएंगे तो वाइटामिन्स में आपके पास देखो, पहले तो अगर ये वाला एक क्लासिफिकेशन देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो ये जो दो ग्रुप है इनको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे टेबल आप पढ़ ही लोगे, कौन सा वाइटामिन किस में मिलता है, क्या इसका यूज रहता है। ठीक है, ये टेबल पढ़ लेना। न्यूक्लिक एसिड में आओगे तो यहाँ से आपको केमिकल कंपोजिशन जो है न्यूक्लिक एसिड का वो पता होना चाहिए भाई किस किस के बीच में क्या है। बाकी ये सब की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए ज्यादा जो चैप्टर है ना वो आपका प्रोटीन ही तक ही मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं, मतलब आगे इससे कम क्वेश्चन रहते हैं, बट प्रोटीन तक जो है आपके क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, फिर न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, बेसिकली ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर आएंगे हार्मोन्स, तो भैया ये तो सब बायो में इतना कुछ इतना खास नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जो आपका ये रहता है टॉपिक प्रोटीन, इससे पहले ही क्वेश्चंस रहता है ना, अमाइनो एसिड से भी क्वेश्चन रहता है और प्रोटीन से भी क्वेश्चन रहता है। प्रोटीन आप इंक्लूड कर सकते हो बट जनरली इससे पहले ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये था जिसके अंदर हमने ये बात करी कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। आपको इन टॉपिक्स पे 110% फोकस करना है। आपको अगर स्ट्रेटेजी वीडियो देखनी है तो मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही सैंपल क्वेश्चन पेपर की भी वीडियो जल्दी डलेगी, उसको भी आप देख सकते हो, जो कि 2024-25 के लिए रिलीज किया गया है, 2025 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।